कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ मची है। टिकट न मिलने से नाराज एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हालत यह है कि बीजेपी के मजबूत वोट बैंक लिंगायत समुदाय के दो बड़े नेता कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कर्नाटक लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने 10 तारीख यानी 10 मई को है। मतदान में 22 दिन बचे हैं और बीजेपी अब तक अपने नेताओं को ही मनाने में लगी हुई है। शुक्रवार यानी 14 अप्रैल को लिंगायत समुदाय के बड़े नेता और कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके बाद एक और बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। शेट्टार हुबली और धारवाड़ इलाके में काफी पकड़ रखते हैं। जनसंघ से जुड़ा शेट्टार का परिवार हमेशा से बीजेपी और संघ का विश्वास पात्र रहा है। शेट्टार के चाचा सदाशिव शेट्टार और पिता एसएस शेट्टार जनसंघ से जुड़े थे। शेट्टार के बीजेपी छोड़ने के साथ हुबली में तो बीजेपी को नुकसान होगा ही, लेकिन उसकी धारवाड़ की सीट भी फंस गई है, जहां से प्रहलाद जोशी उम्मीदवार हैं। जोशी जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, उन्हें जीत के लिए शेट्टार के लिंगायत वोटों की बहुत जरूरत होती है। शेट्टार से पहले शुक्रवार को कर्नाटक के सबसे शक्तिशाली लिंगायत नेताओं में से एक लक्ष्मण सावदी ने पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सावदी पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के वफादार माने जाते हैं। 2019 में कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन सरकार के गिराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी के चलते लक्ष्मण सावदी को तब उप मुख्यमंत्री के पद से पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि इसी के बाद कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आ पाई थी। हालांकि ये तो दो बड़े नाम हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी है। उसमें एक्स एमएलए डीपी नारीवाल, एमएलए एमपी कुमारस्वामी, एमएलए रामप्पा लमानी, एमएलए गुलिहट्टी शेखर, एमएलसी शंकर आर, मंत्री एस अंगारा और येदियुरप्पा के करीबी डॉक्टर विश्वनाथ शामिल हैं। यानी कर्नाटक, जो बीजेपी के लिए दक्षिण का इकलौता प्रवेश द्वार है, जहां बीजेपी अपने दम पर मजबूत थी, इस बार वो भी मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी अगर कर्नाटक हार जाती है तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों की पार्टी बनकर रह जाएगी। उसका पूरे देश पर काबिज होने का सपना लगभग खत्म हो जाएगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। जैसे यहां हो रही बगावत को मोदी की सत्ता को चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बार पार्टी ने यहां गुजरात की तर्ज पर 2 से ज्यादा बार जीते प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने को कहा है। लॉजिक यह है कि लोग 2 से ज्यादा बार जीते लोगों को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन राज्य के नेताओं ने अमित शाह के इस फॉर्मूले को नकार दिया। यानी सीधे तौर पर नेता मोदी अमित शाह के फैसलों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। दूसरा जो पेंच यहां फंसा है वो है 40% की सरकार की। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये बता दें कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ की सरकार को 40% की सरकार कहा जाता है। 12 अप्रैल 2022 को उडुपी के एक लॉज में ठेकेदार संतोष के पाटिल की आत्महत्या और उनके व्हाट्सएप संदेश में लगाए आरोपों ने सिर्फ कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को ही भ्रष्टाचार के आरोपों में नहीं घेरा, बल्कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इसकी चपेट में आ गए। मैसेज में साफ था कि सरकार को 40% कमीशन दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। ठेकेदारों के संघ ने प्रधानमंत्री को भी 40% घूसखोरी पर पत्र लिखा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। इसलिए बीजेपी, जो अक्सर विपक्षियों को भ्रष्टाचारी बताती है, यहां पर वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही वजह है कि कांग्रेस की राज्य इकाई यहां अडानी मामले से ज्यादा राज्य के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही है। अब जातिगत समीकरण की बात कर लेते हैं। माना जाता है कि बीजेपी की असली मजबूती कर्नाटक में उसकी लिंगायत समुदायों के वोट पर पकड़ है। वैसे कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोक्कलिगा 2 ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। लिंगायत
17% हैं और वोक्कालिगा 15% हैं। ये दोनों मिलकर 224 विधानसभा सीटों में से 185 सीटों पर प्रभावशाली मतदाता माने जाते हैं। पिछले कार्यकाल में सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 की घोषणा से पहले लिंगायतवाद को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था। सिद्धारमैया के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, क्योंकि लिंगायत समुदाय की ये लंबे समय से चली आ रही मांग है। इसके अलावा डीके शिव कुमार कांग्रेस के वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे हैं। मतदान के एक महीने पहले तक कांग्रेस के पास लिंगायत वोट नहीं थे, लेकिन अब साउदी और शट्टार के आने से माना जा रहा है कि लिंगायत वोट बैंक में भी कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। यानी कर्नाटक में बीजेपी की राह वैसे ही मुश्किल थी, उस पर अमित शाह की एक जिद ने उसे और मुश्किल कर दिया। चुनाव के करीब होने के बाद जहां हिजाब और हलाल को मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन वहां सरकारी डेयरी यानी नंदनी को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग अमित शाह के नंदनी के अमूल विलय को कन्नाडिगा अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसे कन्नाडिगा ब्रांड पर गुजराती कब्जे की कोशिश बता दिया है। यानी चुनाव के मैनेजमेंट से लेकर चुनाव के मुद्दों तक में मोदी शाह की गलती यहां बीजेपी को भारी पड़ सकती है। ऐसे जानकार कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक निकल गया तो बीजेपी में मोदी शाह के खिलाफ बगावत भी बढ़ सकती है। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।